जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोहम्मद गोरी है। इसके पहले हम लोगों ने महमूद गजनबी को पढ़ लिया था और मैंने महमूद गजनबी के बारे में आप लोगों को बताया था कि उसने कितने अत्याचार करे थे और उसको धन की कितनी ज्यादा लालसा थी, वो धर्म का कितना ज्यादा कट्टर था। मैंने आपको सब बताया था। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था भारत पर प्रारंभिक इस्लामिक आक्रमण। उन आक्रमणों में मैंने आपको तुर्क आक्रमण पढ़वाए थे, उसके पहले मैंने आपको अरब आक्रमण पढ़वाए थे जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम, बुदेल बरदुल जिसको बोलते थे, और अब्दुल्लाह का आक्रमण पढ़ाया था। अब मैं आपको तुर्क आक्रमण पढ़ा रहा हूं जिसमें हमने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पढ़ा, महमूद गजनबी को पढ़ा, और अब हम मोहम्मद गोरी को पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद गोरी। उसके पहले मोहम्मद गोरी के बारे में कुछ जान लीजिए कि आखिर में हमको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही हैं, पर सामान्य जिंदगी में भी हम लोग कई चीजों से वाकिफ नहीं है। आप लोगों ने पृथ्वीराज से रिलेटेड कहानी सुनी होगी जो चंद्र बरदाई रचित है, पृथ्वीराज रासो। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि कितने लोग उसको सच मानते हैं, कितने लोग झूठ मानते हैं। आप लोगों को संयोगिता के बारे में पता होगा कि जब पृथ्वीराज की हार हो जाएगी तराइन के दूसरे युद्ध में, तो फिर उसके बाद में क्या होगा। आप लोगों को जानना चाहिए कि आखिर में ये जो मोहम्मद गोरी है ये आखिर में आया कहाँ से है, क्या कारण रहा कि उसने भारत पे आक्रमण करा। एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर, उसमें भी थोड़ा बताने की कोशिश करी थी, पर मैं बताऊंगा कि इनका मूल कारण क्या है। आखिर में इन गोर लोगों का उदय कहाँ से हुआ, ये आखिर में इस भारत में आए कैसे हैं, इनका कारण क्या है, पूरा इतिहास क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं गोरी, इसके पढ़ने का कारण यह है कि हम पढ़ रहे हैं तुर्क आक्रमण, प्रारंभिक तुर्क आक्रमण का भाग है। प्रारंभिक तुर्क आक्रमण। एक दो कहानियां हैं, बस उनको समझते रहिए, आपको एक एक चीजें क्लियर होती जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि मैं आपको मैप बना के समझाता हूं कि ये सारी कहानी शुरू कैसे हो रही है। ये कश्मीर है, ये राजस्थान का कुछ भाग है, और ये गुजरात है। ये हिमाचल उत्तराखंड, और ये नेपाल का भाग, और ये सिक्किम। ये हमारा पड़ोसी आतंकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर एक जगह है गजनी। ये वही गजनी जहां से महमूद गजनबी आया था। इस गजनी से 300 किलोमीटर दूर एक जगह है जिस जगह का नाम है गौर। इस गौर जब महमूद गजनबी ने आक्रमण करे तो उसने इस गौर को भी लूटा और यहाँ पे बड़े अत्याचार करे। ये जो जगह है गौर, यहाँ पे पहले बौद्ध रहा करते थे। इन बौद्धों पे बड़े आक्रमण करे, खूब लूटा, इनका धर्म परिवर्तन कर दिया और इनको मुसलमान बना दिया, इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, इस्लाम में कन्वर्ट करा। इनकी माता बहनों की इज्जतें लूटी, बहुत बहुत अत्याचार हुए इन पे कुल मिला के। जब महमूद गजनबी का वंश कार्यकाल खत्म हुआ और महमूद गजनबी की मौत हो गई, तब यहां पे ही गौर का एक व्यक्ति है जिसका नाम है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन क्या कर रहा है कि वो बदला ले रहा है। वो महमूद गजनबी ने जितने अत्याचार करे हैं उन अत्याचारों का बदला लेगा। कहां पर? गौर के क्षेत्र का शासक बन के वो गजनी जाएगा और गजनी में जाकर वहां के जितने भी महमूद गजनबी वंश के लोग हैं, जितने भी गजनबी वंश के लोग रहते हैं उन सबकी हत्या कर देगा। सारे गजनबियों की हत्या। जो यामीनी वंश है, जो गजनबी वंश है,
उन सब लोगों की हत्या करेगा, प्लस ये 7 दिनों तक गजनी को जला देगा और एक उपाधि धारण करेगा जहां सोच। जहां सोच, इसका मतलब ये होता है कि जहान को जलाने वाला। आपको समझ में आ रही होगी बात। मैं बताना चाहता हूं कि आखिर में ये गोरी शुरुआत कहां से हो रही है, ये आया कहां से गोरी, ऐसे उठ के थोड़ी आया है। ये गोर एक जगह है जो गजनी से 300 किलोमीटर दूर है। जब महमूद गजनबी मर गया तो जो गोर पे उसने आक्रमण करे थे उसका बदला लेने के लिए एक अलाउद्दीन नामक आदमी है, वो आदमी वहां का शासक बनेगा और बदला लेने के लिए वापस गजनी जाएगा और गजनी को जला के रख देगा। 7 दिनों तक गजनी जलता रहेगा। साथ में ही ये सिर्फ गजनी को जलाएगा ही नहीं, ये जितने भी गजनबी लोग हैं, यामीनी वंश के लोग हैं, उन सबको मार के उनकी राख को उड़ाएगा वहां पे और एक उपाधि धारण करेगा जहां सोच की उपाधि। तो क्वेश्चन आता है कि जहां सोच की उपाधि किसने धारण करी थी? तो अलाउद्दीन ने करी थी। ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल अलग है। जब हम उसको पढ़ेंगे तब अलग से मैं आप लोगों को बता जाऊंगा। ये जहां सोच की उपाधि धारण कर रहा है, इसी का भाई है, इसका चचेरा भाई है। उसके 2 पुत्र हैं जिनके नाम गयासुद्दीन गोरी और दूसरे का नाम है शियाबुद्दीन गोरी। इसकी मां इसको प्यार से हफ्सी बुलाती है और इसको जंगी बुलाती है, जंगी। ये शियाबुद्दीन आगे जाकर मोहम्मद गोरी बनेगा, ये वही शियाबुद्दीन है। और हमको यहीं से पढ़ना चालू करना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर में मोहम्मद गोरी आया कहां से है, इसका मूल क्या था, और इसके मन में बहुत नफरत है गजनबी के लोगों के लिए, महमूद गजनबी के लिए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब मोहम्मद गोरी के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक चीज तो आप लोगों को पता चल गई होगी कि इसका जो मूल नाम है, एक तो इसका नाम क्या है, शियाबुद्दीन। इसकी एक और उपाधि क्या है, मां प्यार से क्या बुलाती थी इसको, जंगी। वही इसका एक नाम है, मूल नाम जो इसका है मोहम्मद बिन साम है, मोहम्मद बिन साम। और यही नाम आपको इसके सिक्कों पर भी नजर आएगा जब ये पृथ्वीराज को हरा देगा और जो पृथ्वीराज के सिक्के हैं उन्हीं सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाएगा। बहुत सारे लोग जब डिबेट करते हैं तो बेवकूफ बनाने के लिए कई बार इस तर्क का उपयोग करते हैं कि ये इतना ज्यादा लिबरल था मोहम्मद गोरी कि इसने अपने सिक्कों पर नंदी और लक्ष्मी का अंकन करवाया था। पर आप इस तर्क को देकर ये झुटला सकते हैं कि ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने खुद के कोई सिक्के नहीं चलाए थे। उसने असल में क्या हुआ था कि जो चौहान थे वो अपने सिक्कों पर नंदी और लक्ष्मी का अंकन करवाते थे, इसने उन्हीं सिक्कों को चलने दिया था, बस अपना नाम उस पर अंकित करवा दिया था। तो इसने किसी तरह के नंदी और लक्ष्मी के सिक्के नहीं चलाए थे। जो सिक्के पहले से चल रहे थे बस उसने उस पर अपना नाम अंकित करा था, और नाम क्या था, मोहम्मद बिन साम। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि मोहम्मद बिन साम, कौन सा नाम मोहम्मद गोरी का सिक्कों पर मिलता है, तो आप लोग बताइएगा। मोहम्मद बिन साम नाम सिक्कों पे मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो सिक्के हैं इसके इसमें लक्ष्मी और नंदी का अंकन है, नंदी का अंकन है। इसकी एक और विशेष बात है कि इस सिक्के को दिल्ली वाला सिक्का बोलते हैं।
आप लोगों के पास में कभी क्वेश्चन आ सकता है, वो आप लोगों को भटकाने के लिए क्वेश्चन देगा कि गोरी के सिक्कों को क्या बोला जाता है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको दिल्ली वाला। और अगर आपने दिल्ली वाले की जगह दिल्ली वाला लगा दिया तो वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि घोरी तो दिल्ली वाला सिक्के चला रहा है, पर महमूद गजनबी दिल्ली वाले सिक्के चलाएगा। तो दिल्ली महमूद गजनबी के सिक्के का नाम है और दिल्ली मोहम्मद घोरी के सिक्के का नाम है, इतना भी जानते रहिए। इसके दरबारी हैं कुछ, उसके बारे में जान लेते हैं। पहले हम इसके फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ, फिर इसकी कहानी पढ़ेंगे। इसके कुछ दरबारी हैं। इसका जो पहला दरबारी है वो फकरुद्दीन राजी है। और दूसरा इसका नजारी उरूजी। नजारी उरूनी, ये इसके दो दरबारी हैं। ये फकरुद्दीन राजी जो है वो दार्शनिक है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जब महमूद गजनबी जीत जाएगा, पृथ्वीराज चौहान को हराएगा। ये दार्शनिक है, ये लोगों को कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये धर्म का ज्ञाता है, इसको पता है कि धार्मिक बातें कैसे तोड़ी मरोड़ी जाती है। आज भी राजस्थान के कई ऐसे लोग हैं जो खुद को पृथ्वीराज का वंशज बताते हैं, चौहान वंश का बताते हैं, मुसलमान होते हुए। इन लोगों को कन्वर्ट करने में इन दोनों का बड़ा योगदान रहेगा, इसलिए जानते रहिए। इन दोनों का नाम भी फकरुद्दीन राजी और नजारी उरूजी। ये कुछ फैक्ट्स थे मोहम्मद गोरी के बारे में। अब हम इसकी पूरी कहानी शुरू करते हैं कि आखिर में क्या हुआ कि पृथ्वीराज को इससे लड़ना पड़ा, इसको पृथ्वीराज से लड़ना पड़ा। और हम चंद बरदई के बारे में जानेंगे कि चंद बरदई क्या बोलेगा कि यार कैसे कैसे पृथ्वीराज मारेगा महमूद गजनबी को अंधा होने के बाद भी, और इतिहासकार इसके बारे में क्या बोलेंगे हम ये जानेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी जो व्यक्ति है वो बड़ा समझदार है, और उसके मन में विचार है कि यार क्यों ना अपने शासन को फैलाया जाए, साम्राज्य को फैलाया जाए। विस्तारवादी आदमी है, शुरू से चाहता है कि शासन हो तो बड़ा हो, विस्तार किया जाए, और यही सोच पृथ्वीराज चौहान की भी है। पर पहले हम मोहम्मद गोरी को देखेंगे कि मोहम्मद गोरी कैसे अपने शासन को फैलाएगा। ये गुजरात का क्षेत्र है और हमको बस इसी क्षेत्र को देखना है, बाकी कोई क्षेत्र हमारे काम का है भी नहीं। ये जानते होंगे आप इस देश को खूब। ये आतंकवाद को मतलब बोलते हैं ना कि आतंकवाद के लिए सबसे अच्छी पनाहगाह है, तो बड़ा अच्छा नाम है इस देश का, आप लोग जानते हैं, है ना। क्या होता है कि जब मोहम्मद गोरी गजनी का शासक बन जाता है, ये इसकी राजधानी है गजनी, गजनी का शासक बन जाता है, तब इसकी इच्छा होती है कि क्यों ना विस्तार करूं। विस्तारवादी सोच रखने वाला व्यक्ति है, तो ये विस्तार करने के लिए एक दर्रा है जिसका नाम खेबर दर्रा है। तो ये एक दर्रे को पार करेगा जिसका नाम है खेबर। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मोहम्मद गोरी किस दर्रे को पार करके निकलेगा, तो उसका नाम है खेबर। मोहम्मद गोरी खेबर दर्रे को पार करके आएगा। ये सबसे पहले मुल्तान को जीतेगा, मुल्तान को जीतेगा। उसके बाद में आगे बढ़ेगा और सिंध में प्रवेश करेगा, सिंध को जीतेगा। इसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है, ये बड़े जोश में है। इसको लगता है कि मैं आराम से आगे जीतते हुए चला जाऊंगा, और ये जाके गुजरात में प्रवेश करता है। यहां एक जगह है आन्हिलवाड़। आन्हिलवाड़, यहां का जो शासक है उसका नाम है मूलराज, और उसको भीम द्वितीय भी बोलते हैं। यह भी क्वेश्चन आया है कि आखिर में मोहम्मद गोरी के समय गुजरात का कौन शासक था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मोहम्मद गोरी के समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय है, जबकि महमूद गजनबी के समय गुजरात का शासक भीम फर्स्ट था। तो आन्हिलवाड़ में जो शासक है
उसका नाम है भीम द्वितीय, या उसका एक और नाम है मूलराज। कुछ भी आपसे पूछ सकता है। मूलराज और महमूद गजनबी के बीच में युद्ध होगा। उस युद्ध में मूलराज का जो साथ दे रही है वो उसकी माँ है, उसका नाम है नायिका देवी। ये जानते रहिए क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया है कि आखिर में मूलराज का मोहम्मद गोरी से युद्ध करते में किसने साथ दिया था। तो उसकी माँ नायिका देवी ने साथ दिया था। बहुत बहुत समझदारी से उसने काम लिया था और इसको कई सारी योजनाएं भी बताई थी। इस युद्ध का नाम आन्हिलवाड़ा का युद्ध है। इसी को पाटन का युद्ध भी बोलते हैं, इसी को कासगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं, इसको कयाद्री का युद्ध भी बोलते हैं, इसको माउंट आबू का युद्ध भी बोलते हैं। तो आप लोगों को कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यार इन सब में से कौन सा युद्ध हुआ था गुजरात में, और इसका जो सन है वो 1178 है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनबी डायरेक्ट चौहानों के शासन पर आक्रमण नहीं कर रहा, वो आक्रमण कर रहा है गुजरात में जो चंदेल शासक हैं उन पर। इसके पहले पृथ्वीराज चौहान भी कोशिश करेगा चंदेलों को हराने की, पर वो नहीं हरा पाएगा। यही गलती मोहम्मद गोरी भी कर रहा है चंदेलों को हराने की, और मोहम्मद गोरी भी नहीं हरा पाया। मोहम्मद गोरी फिर से पीछे भागा। जब नहीं हरा पाया तो भागना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, और उसमें भी समझदारी होती है पीछे हटना भी। मोहम्मद गोरी जब पीछे हटेगा तो फिर से मुल्तान जाएगा। मुल्तान के बाद में ये आगे बढ़ेगा और एक जगह है पेशावर। पेशावर, ये पेशावर का एक शासक है फतेह दाऊद, ये उसको हराएगा। पेशावर के शासक फतेह दाऊद को हराएगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा और एक जगह है तबर-ए-हिंद, जिसको भटिंडा बोलते हैं। ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है कि भटिंडा का एक और नाम क्या है, तो आप बताएंगे तबर-ए-हिंद। तबर-ए-हिंद, तो भटिंडा के पास में एक जगह है तबर-ए-हिंद, वहां पे चला जाएगा। ये मोहम्मद गोरी की कहानी थी। जैसे कि आप मूवी देखते हैं जब, तो मूवी में पहले महिला का सीन बताते हैं कि ये एक्ट्रेस है, धीरे धीरे बच्ची है, एक बड़े परिवार में जन्म लिया है, वो धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते बड़ी हो जाती है। ऐसे ही भी पुरुष को बताते हैं कि वो बहुत गरीब फैमिली में है, उसके पिताजी मर चुके हैं, उसकी माँ बड़ी मेहनत से उस बच्चे को पाल रही है। बस यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये गोरी है। गोरी की ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है। अब थोड़ा सा हम पोज लेंगे और हम देखेंगे कि इस समय पृथ्वीराज चौहान क्या कर रहा है। आप यहां तक समझ जाइए। भटिंडा तक कौन पहुंच चुका है? मोहम्मद गोरी पहुंच चुका है। भटिंडा में उसने जियाउद्दीन मलिक, इसका नाम है जियाउद्दीन मलिक, उसको सिपह सालार बना दिया है, यहाँ का हेड बना दिया है। जियाउद्दीन मलिक को सिपह सालार या उसका हेड बना दिया है। इसके अलावा भी वो पंजाब में अली करमन और सिराजुद्दीन को सारा काम सौंप के जाएगा। ये भटिंडा से पहले एक बार पंजाब पर भी आक्रमण करेगा। ये जो क्षेत्र है पंजाब का, यहां पर आक्रमण करेगा, और पंजाब में आक्रमण में ये खुसरो मलिक को हराएगा। ये खुसरो मलिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खुसरो मलिक, ये खुसरो मलिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गजनी वंश का आखिरी व्यक्ति है। मतलब इन्होंने कसम खाई थी कि जो गजनवी वंश, यामिनी वंश के लोग हैं, उनको खत्म कर देंगे, और ये आखिरी व्यक्ति है गजनी वंश का। गजनी वंश इसके खत्म होने से पूरी तरीके से खत्म हो गया, खुसरो मलिक के खत्म होने से। एक पंजाब का शासक है चरक सिंह। चरक सिंह ने भी मोहम्मद गोरी को बोला था कि तू मार इसको। किसको? खुसरो मलिक को, क्योंकि उसका फायदा था ना। अगर चरक सिंह पंजाब को अगर कैप्चर करना चाहे कश्मीर से, तो उसको यहां से जो शासक है खुसरो मलिक, उसको हटाना पड़ता। तो इसमें थोड़ा सा एक चरक सिंह है,
ये कश्मीर का है। इसका थोड़ा सा हाथ था कि यार इसने बोला मोहम्मद गोरी को कि तू तो मार, गंदा लड़का है, तुम्हारे पूर्वजों को मारा था इसने, भूल गए क्या वो दिन है। अलाउद्दीन ने इसलिए तो गुस्सा उतारा इस पे, ये चीजें बताएगा खुसरो मलिक को। चरक सिंह मोहम्मद गोरी को बताएगा, खुसरो मलिक का काम खत्म कर देगा। भटिंडा में जब ये पंजाब पे कब्जा हो जाता है ना गोरी का, तो वो दो जनों को वहां पे रोक के रखेगा, एक अली करमन और सिराजुद्दीन। ये दो लोगों को भी आपको याद रखना है, अली करमन और सिराजुद्दीन पंजाब में। इसकी जगह कौन लेंगे? अली करमन और सिराजुद्दीन। ये जो सिराजुद्दीन है मिन्हाजुद्दीन सिराज का पिता है। नाम सुना होगा मिन्हाजुद्दीन सिराज, तबकात नासिरी, सिराज का पिता। इतनी चीज बस जानते रहिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ा सा पॉज लेंगे, अब अपन चलेंगे पृथ्वीराज चौहान के पास में। तो अपन देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान इस समय क्या कर रहा है। तो पृथ्वीराज चौहान को जानने के लिए आपको थोड़ा सा उसके पीछे जानना पड़ेगा कि उसके पहले क्या हो रहा है। ये दिल्ली है, दिल्ली पर 11वीं मतलब 10वीं शताब्दी में तोमर वंश का शासन था। दिल्ली में तोमरों का शासन था, और जो तोमर शासक थे उसका नाम था अनंगपाल तोमर। तोमर वंश थोड़ा कमजोर वंश हो गया था और इसके ऊपर बार बार आक्रमण किया करते थे इसके पड़ोसी राजवंश। इसके पड़ोस में एक तरफ तो थे गढ़वाल, ये जो क्षेत्र था ये गढ़वालों का क्षेत्र था। गढ़वाल, ये जो इस तरफ का जो क्षेत्र था ये चौहान या चौहानों का क्षेत्र था। चौहान या चौहानों का ये जो क्षेत्र था, चौहान या चौहानों का क्षेत्र था, ये गढ़वालों का क्षेत्र था। ये दोनों मिलकर दिल्ली को बड़ा परेशान किया करते थे। पर क्या हो रहा है कि अनंगपाल तोमर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि इनका कोई पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है। तो ये सोचेंगे यार मेरे को बार बार आके मार रहे हैं, कभी इधर से मारते कभी उधर से मारते हैं, मैं क्या कर सकता हूं? आगे जाके कुछ बचा नहीं है, दो बेटियां हैं, ये मार के मेरे को खत्म कर दे, मेरे राज्य को खत्म कर दे। इससे तो राज्य को बचाने का एक ही तरीका है कि मैं काम करता हूं, मैं मेरी बेटियों की शादी इनसे करा देता हूं। और उस समय जो चौहान वंश का शासक था उसका नाम था सोमेश्वर। सोमेश्वर। और जो गढ़वाल वंश है उसका जो शासक था उसका नाम था विजय चंद। इस विजय चंद की शादी और सोमेश्वर की शादी तोमर वंश का शासक अनंगपाल, उसके पास में और कोई चारा ना होने के कारण, दोनों तरफ से लगातार आक्रमण होने के कारण, एक शादी तो चंद्रलेखा से, विजय चंद्र की शादी चंद्रलेखा से, और सोमेश्वर की शादी कमला या कर्पूर देवी, कमला या कर्पूर देवी से करवा देते हैं। ये जो कर्पूर देवी नाम है हांसी के अभिलेख से मिली है। अगर आप राजस्थान के कोई से एग्जाम देंगे तो ये कई बार क्वेश्चन आया है कि जो कमला या कर्पूर देवी नाम है वो हमको हांसी के अभिलेख से मिलता है। हांसी अभिलेख से मिलता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये जो सोमेश्वर और जो कर्पूर देवी है, इसका जो पुत्र है हमको उसके बारे में पढ़ना है। उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। इसका जो मूल नाम है वो पृथ्वीराज तृतीय है, क्योंकि ये तृतीय पृथ्वीराज है। इसका एक उपाधि है राय पिथोरा। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड, इसकी एक और उपाधि है राय पिथोरा। और विजय चंद्र की जो और चंद्रलेखा का जो पुत्र हुआ उसका नाम था जयचंद।
मैं आपके जितने डाउट्स हैं, जितने लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं कि यार ये ऐसे हुआ होगा, जयचंद अच्छा था, पृथ्वीराज अच्छा था, कहानी झूठी सच्ची, जितनी भी लड़ाई थी, जो लोग भी अपने मन से बातें करते हैं, मैं उन सबको बताऊंगा कि आप लोगों को सच्चाई क्या है ना। क्योंकि जो आप व्हाट्सएप पे पढ़ लेते हो उसी को सच मान लेते हो, ऐसा नहीं है। ये व्हाट्सएप की बातें नहीं है। मैं आपको एक एक चीजें डिटेल में बता रहा हूं कि आखिर में शुरुआत कैसे हो रही है, कैसे लड़ाई का कारण क्या बन रहा है। तो जो सोचने की बात है कि अनंग पाल की दो बेटियों की शादी जब दो वंशों में हुई है, एक सोमेश्वर से करवाई है, एक विजय चंद से करवाई है। विजय चंद की शादी चंद्रलेखा से करवाई है, सोमेश्वर की शादी कर्पूर देवी से करवाई है। कर्पूर देवी का पुत्र जो है पृथ्वीराज है, विजय चंद्र का जो पुत्र है जयचंद है। जब अनंगपाल का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो अनंगपाल एक घटना करेगा, वो पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी बना देगा। ये चीज जयचंद को अच्छी नहीं लगेगी। जो लोग आपसे बोलते थे ना कि संयोगिता को ले जाने के कारण पृथ्वीराज की हेल्प नहीं करता है जयचंद, ये बिल्कुल गलत कारण है। इतिहासकार इस कारण को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। जो मूल कारण है, वो मूल कारण क्या है कि जयचंद चाहता था कि वो दिल्ली की गद्दी पे बैठे और अनंगपाल उसको अपना उत्तराधिकारी बनाए, पर अनंगपाल जयचंद की जगह एक ज्यादा महान शासक समझने वाला पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथुरा को अपना उत्तराधिकारी बना देगा और कहानी आगे बढ़ेगी। अब आपने पृथ्वीराज के बारे में जान लिया है। पृथ्वीराज बड़ा विस्तारवादी आदमी है, बहुत बहुत महान शासक है। उसने आसपास के कई राज्यों को हराया है। पृथ्वीराज चौहान चंदेलों को भी हराने के लिए गुजरात जाएगा, पर वो गुजरात में चंदेलों को हरा नहीं पाता है। और जब वो चंदेलों को नहीं हरा पाएगा तो अपने आसपास के राज्यों को जीत के साम्राज्य को फैलाएगा। इसी क्रम में वो आला और उधल से भी लड़ेगा। वहां जो जो क्षेत्र है झांसी की साइड का है ना, उस क्षेत्र में बड़ी कहानियां फेमस है आला और उदल की। कि उदल तो मर जाता है पर आला, जो आला खंड लिखा गया है कि आला फिर से लड़ेगा पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद अपने गुरु के कहने पे पृथ्वीराज चौहान को फिर से छोड़ देगा। तो आला खंड में कहानी मिलती है। इसको भी ज्यादातर इतिहासकार मानते नहीं है, पर ये घटना है, बस जानते रहिए और हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अभी कहाँ पे कहानी रुक गई है। एक तरफ मोहम्मद गोरी है, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है। अब एक घटना हो रही है कि इसकी चंद बरदाई की जयचंद की एक पुत्री है। जयचंद की जो पुत्री है उसका नाम है संयोगिता। संयोगिता। अब पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच में फैमिली वाले लोग हैं, देखो एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं। देखा जाए तो ये दोनों मौसेरे भाई हैं, मौसी के लड़के ही हैं आपस में, तो दोनों मिलते रहा करते होंगे। इस बीच में क्या होता है कि एक दूसरे से इनको प्रेम हो जाता है, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान जवान है, युवा है उस समय, तो उसको तो इतना लगता नहीं है, पर हाँ जो संयोगिता है वो पूरी तरीके से पृथ्वीराज को अपना पति मानने लगती है। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो पिताजी को बड़ी चिंता होती है शादी की, और अगर लड़की समझदार हो तो और ज्यादा चिंता होती है कि चलो कर देते हैं यार, कोई अच्छा वर मिल जाए। तो जयचंद क्या करेगा, जयचंद एक यज्ञ रखवाता है और यज्ञ के साथ में वो ये करता है कि यार क्यों ना मेरी बेटी के लिए स्वयंवर भी रख लिया जाए। स्वयंवर और यज्ञ में वो पृथ्वीराज चौहान को बुलाएगा, पर पृथ्वीराज चौहान आने से मना कर देंगे। जब पृथ्वीराज चौहान आने से मना करेगा तो जयचंद को ये बात बड़ी बुरी लगेगी, वो अपना अपमान मानेगा। और जयचंद उस दिन जब यज्ञ और स्वयंवर होना है, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाकर अपने गेट पे दरबारी के रूप में लगा देगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। पर प्यार तो प्यार होता है, मतलब आप चाहे कितनी कोशिश कर लो ये बोलना कि यार ठीक है हम तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, है ना, पर प्यार तो प्यार है। अब वो निकाले नहीं निकलता है ना। अब संयोगिता के मन में भी प्यार है, वो ट्रू लव वाला प्यार है, तो वो छोड़ नहीं सकती है कि यार मेरे मन में तो एक ही आदमी समाया हुआ है,
पृथ्वीराज चौहान, भले वो आए नहीं आए, शादी तो उससे ही करनी है। आप लोगों ने भी देखा होगा, यार कोई लड़का तैयारी करने बैठा है, कसम खा ली कि बस आज से पढ़ाई चालू करूंगा, फिर वो जस्ट किताब लेके बैठा होता है, 2 मिस कॉल आते हैं, पहला मिस कॉल आता है तो घबरा जाता है, भले दोस्तों को मना कर देगा, मम्मी को बोल देगा दोस्त आए तो बोल देना कि मैं हूं ही नहीं घर पे, पर जैसे ही कॉल आता है उसकी महिला मित्र का, तो पहला कॉल नहीं उठाता है हिम्मत करके, फिर एक और कॉल आता है तो उसका जी घबराने लग जाता है लड़के का, पढ़ते पढ़ते सोचता है यार अब क्या, भविष्य तो उसके साथ में देखा है मैंने। फिर जब वो दूसरा कॉल नहीं उठाता है तो फिर एक मैसेज आता है कि ठीक है अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना। फिर लड़का पिघल जाता है और फिर फोन लगाता है कि आपने ऐसे क्यों बोला, हमेशा खुश रहना, आप क्या छोड़ने वाली हो। फिर लड़की बोलती है कि मैंने खाना नहीं खाया सुबह से क्योंकि आपसे बात नहीं हुई। ऐसा ही होता है। और जब ऐसा होता है तो फिर वो खाना खिलाने वाली बात 1 से 2 घंटों तक चलती है कि पहले आप खाओ, पहले आप खाओ। पढ़ाई धरी के धरी रह जाती है। फिर रात होने लग जाती है, फिर बातें और ज्यादा गंभीर हो जाती है, फिर तो सवाल ही नहीं उठता है कि पढ़ाई होगी। फिर लड़का वो सोचता है मन में, लड़कियों के साथ में भी होता है, वो डिपेंड करता है कि किसका कैसा नेचर है। मैं लड़कियों को इस चीज में ज्यादा समझदार मानता हूँ, इसलिए उनका एग्जाम्पल कम देता हूँ। वो जानती हैं कि अच्छा क्या है उनके लिए, बुरा क्या है। लड़के थोड़ी इस चीज में भावुक ज्यादा हो जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे लड़का कसम खाता है रात को कि बस आज इससे बात कर लेता हूँ और कल से पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट है, सुबह उठते से ही पढ़ाई करूंगा। और रात को वो 3-4 बजे तक बातें करता है। और वो जो सुबह उठने वाली बात थी, जो सुबह उठ के पढ़ाई करने वाली बात थी, जो कल वाली बात थी, वो कल कभी नहीं आता। प्रेम चीज ही ऐसी है, अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपके भी खोला आएगा, आप भी मेरा वीडियो ऐसे हटाओगे कि छोड़ो रील्स देख लेते हैं, फिर मैसेज देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, और वो वीडियो धरा के धरा रह जाएगा, तुम उसी में लग जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम चीज ही ऐसी थी, जब पृथ्वीराज को पता चला कि यार प्यार करती थी, ट्रू लव है, दूसरों को शादी करने से मना कर दिया। और तो क्या होता है कि जब स्वयंवर होता है तो महिला के आगे सब अपनी अपनी हुनर दिखाते हैं, पुरुष राजा, कि यार मेरे में इतनी शक्ति है, मैंने इतने राजाओं को हराया, वगैरह वगैरह चीजें। और जो महिला रहती है जिसको शादी करनी होती है, वो प्रिंसेस उनमें से किसी को भी जाके अपनी वरमाला पहना देती है। इस घटना में संयोगिता यह करती है कि वो वहां बैठे हुए राजाओं की जगह जो उसकी मूर्ति बना रखी है, पृथ्वीराज की गेट पर खड़ी कर रखी है, उसको जाके माला पहना देती है, वरमाला। और जब ये बात पृथ्वीराज को पता चलती है कि यार इतना ज्यादा ट्रू लव, इतना सच्चा प्रेम, तो वो अपनी सेना लेके आता है और संयोगिता को भरे स्वयंवर से उठा के ले जाता है। जो जयचंद है पिता, उसका मतलब उस समय तो शायद वो रात को फूट फूट के रोया होगा, क्योंकि बेटी गई सो गई, अपमान जो हुआ उसका, वो अपमान शायद ही उसने भूला होगा। तो बड़ा अपमान हुआ, लोग भी हंसे होंगे, यार करनी थी तो ऐसे ही कर लेती, भगने की कहाँ जरूरत थी। कई तरह की बातें हुई होगी, लोग चिढ़ाते भी होंगे जयचंद को, ना कहते लड़की चली गई देख ना, बहुत सारी घटनाएं हुई होगी। तो जयचंद के मन में बड़ा गुस्सा है पृथ्वीराज के प्रति। पर फिर भी आप लोगों को बता रहा हूं, जयचंद का पृथ्वीराज की हेल्प ना करना राजनीतिक कारण है, ना कि ये भावनात्मक कारण, क्योंकि जयचंद एक समझदार शासक है। और राजनीतिक कारण क्या है कि वो दिल्ली पे शासन करना चाहता था, पर पृथ्वीराज चौहान को उत्तराधिकारी बना देगा आनंदपाल। आप लोगों को एक कहानी समझ में आई होगी। अब पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों आराम से साथ में रह रहे हैं, है ना, दोनों साथ में बैठा करते हैं, डेली एक दूसरे से फुर्सत नहीं है ना, सब बढ़िया चल रहा है इनके बीच में। तभी अब हम वापस उसी घटना पे जाते हैं कि क्या घटना हो रही है कि तबर हिंद या भटिंडा पे पता चलता है कि भटिंडा पे किसका कब्जा हो गया है, तो मोहम्मद गोरी का भटिंडा पे कब्जा हो गया है। अब क्या घटनाएं घटेगी जब मोहम्मद गोरी का भटिंडा पे कब्जा होगा, तो यह चीज पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। एक और बीच की भी घटना है कि जब
एक तो तबर हिंद पे तो कब्जा है ही सही, क्या हो रहा है कि पृथ्वीराज गोरी से कुछ मुस्लिम सैनिक भगकर, उसमें एक सुल्तान नाम का एक अधिकारी भी है जिसने मोहम्मद गोरी के भाई से झगड़ा कर कर गजनी से भग के आया है। वो शरण मांगता है किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान क्षात्र धर्म का पालन करता है, क्षत्रिय धर्म का, कि गाय की रक्षा हो या शरणागत की रक्षा हो, हम मर जाएंगे पर इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे, हमेशा इनकी रक्षा करेंगे और इनको आने से कभी मना नहीं करेंगे। तो बस यही, इसी धर्म का पालन करते हुए पृथ्वीराज क्या बोलेगा कि हाँ ठीक है, आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं मेरे राज्य में, और जो भगोड़े हैं किसके? मोहम्मद गोरी के, उनको पृथ्वीराज शरण दे रहा है। तो एक कारण, आक्रमण का एक कारण क्या है? पृथ्वीराज और गोरी के युद्ध का एक कारण क्या है? पहला कारण तो यही है कि उसने तबर ए हिंद या इसी का एक और नाम है भटिंडा, यहां पर गोरी का आक्रमण शासन हो गया है और इस जगह को पृथ्वीराज चौहान अपना मानता है। दूसरा कारण यह है कि कुछ गोरी के यहां से मुसलमान और भगोड़े आए हैं, भागकर आए हैं, मुस्लिम सैनिक प्लस सुल्तान इनको शरण दे रहा है। कौन दे रहा है? पृथ्वीराज चौहान इन दोनों को शरण दे रहा है। इस चीज से भी गोरी बहुत ज्यादा खफा है। गोरी अपना दूध भिजवाएगा पृथ्वीराज के पास में, पृथ्वीराज को बोलेगा कि यार एक दो काम कर दे, एक तो ये जो तूने मेरे जो भगोड़े आए हुए हैं तेरे यहाँ पे उनको छोड़ दे, और दूसरी चीज ये जो जगह है तबर हिंद भटिंडा, यहां तक का क्षेत्र मेरे नाम कर दे। ये जो जगह है यहां से हम लाइन खींच देंगे, तबर हिंद के उस साइड का हिस्सा तेरा, तबर हिंद के इस साइड का हिस्सा मेरा। पृथ्वीराज चौहान एक विस्तारवादी शासक है, उसने कई युद्ध जीते हैं, बड़ा वीर शासक है। वो साफ साफ मना कर देगा। पृथ्वीराज चौहान बोलेगा कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, मेरी मातृभूमि है, अपनी माता की भूमि को कैसे छोड़ दूं? मैंने तो कई मुस्लिम शासकों को भी हराया है, ये कौन सा नया आया हुआ है? पृथ्वीराज चौहान साफ मना करेगा। तब इनके बीच में एक युद्ध होगा जिसको बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध, और ये हो रहा है 1191 में। इसमें एक और है पृथ्वीराज, एक और है गोरी, दूसरी और है पृथ्वीराज। मैं इसको बार बार पृथ्वीराज थर्ड लिखूंगा ताकि आपको पता रहे कि इसके पहले भी दो पृथ्वीराज हुए हैं। और ये कई बार क्वेश्चन आया कि ये पृथ्वीराज चौहान जो गोरी से लड़े थे वो कौन से पृथ्वीराज थे, तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वीराज थर्ड थे। पृथ्वीराज चौहान गोरी के बीच में भयंकर युद्ध होगा, दोनों सेनाएं अपना पूरा दम लगा देगी, पर पृथ्वीराज चौहान इन पे बड़ा भारी पड़ेगा। पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति जिनका नाम है गोविंदराज, इन्हीं का एक को नाम है खांडे राव, दोनों नाम मिलते हैं, खांडे राव या गोविंदराज। ये मोहम्मद गोरी को बंधक बना लेंगे, इसको बड़ी मार लगाएंगे। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि मोहम्मद गोरी से हरजाना लेके पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिया था। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि मोहम्मद गोरी पैरों में पड़ गया था और धोख लगाने लगा पृथ्वीराज के, बोला कि यार मैं निहत्ता हूं, आप क्षत्रिय हो, एक निहत्ते के ऊपर वार करोगे। पर ज्यादातर इतिहासकार जो हैं वो मानते हैं कि कोई खिलजी रहा होगा जो अफगानिस्तान से आया, उस खिलजी ने बचाया था किसको? गोरी को। तो हम वही लिखेंगे जो ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि गोरी को खिलजी ने बचाया। इसका नाम नहीं मिलता है, बस ये खिलजी जाति का था, जहां से बाद में अलाउद्दीन खिलजी आएगा, ये उसी जाति का आदमी है। तो पहले युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हो रही है, गोरी की हार हो रही है। पृथ्वीराज और खुश है। पृथ्वीराज अब पूरा ध्यान
अपनी पत्नी के साथ में बिताने पे लगा रहा है। घूमने के लिए जा रहे हैं दोनों, टहलने के लिए, दोनों डेट पे जाया करते हैं, खूब खुश हैं। पृथ्वीराज अब राजनीति में कम ध्यान दे रहा है। पृथ्वीराज का मोह थोड़ा अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा है। पृथ्वीराज जितनी राजनीति पे ध्यान देना चाहिए, जितना सेना को सुदृढ़ करना चाहिए, उतना नहीं कर रहा है। ठीक इसका उलट मोहम्मद गोरी कर रहा है। मोहम्मद गोरी अपनी सेना को बहुत मजबूत बना रहा है। वो अपने सिपह सालार को इतने मजबूत सिपह सालार लेके आएगा, वो इतनी मजबूत सेना लेके आएगा कि जब सेकेंड तराइन का युद्ध होगा तब ध्यान में रखिए, पृथ्वीराज चौहान की सेना ज्यादा है, मोहम्मद गोरी की सेना लगभग आधी से भी कम है, तब भी गोरी की सेना इनको हरा देगी। उसका कारण यही है कि जो मोहम्मद गोरी की सेना है वो मजबूत बहुत ज्यादा है, चाहे छोटी है, और उसके जो सिपह सालार हैं वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, उनको युद्ध का बहुत ज्यादा अनुभव है, और ये पृथ्वीराज चौहान के साथ में नहीं है। हम पढ़ते हैं पहला तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गया। अब थोड़ी पत्नी के मोह में आ गया है, राजनीति में कम भाग ले रहा है। अब फिर हो रहा है तराइन का दूसरा युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, या तराइन का दूसरा युद्ध। फिर से दो जने हैं, गोरी है, दूसरी ओर पृथ्वीराज है। गोरी की सेना में घुड़सवार बहुत ज्यादा हैं। गोरी नई टेक्निक के साथ में आया है, इस बार वो बड़ी संख्या में घुड़सवारों को लेकर आएगा। सवार 1,20,000 की सेना है इसके पास में, 1,20,000 की सेना लेके आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 20, ठीक है। वहीं पृथ्वीराज भी अच्छी खासी घुड़सवार सेना लेके आएगा, पर ये समझने में लेट हो गया। पृथ्वीराज को जब पता चला कि मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी के साथ में आ रहा है, तो आसपास के राज्यों को इकट्ठा करेगा, और इकट्ठे भी होंगे। सिर्फ एक राज्य छोड़ के, वो गढ़ वालों का राज्य है, जहां का शासक जयचंद है। तो जयचंद इसका साथ नहीं देगा, अदरवाइज बाकी शासक भी आएंगे इसके साथ में। और इसकी सेना 3 लाख की सेना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख की इसकी सेना है। मोहम्मद गोरी इतनी तैयारी के साथ में आया कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके जो सिपह सालार हैं उनके नाम सुन लीजिए। एक का नाम है खाबर। इसके जो सिपह सालार हैं वो कौन कौन है? खाबर, खरमे, फिर कुछ और, इल्लाह, मुकल्लाह, मतलब नाम से ही लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो रहा होगा। यहां देख लेते हैं और कौन कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दोज, नसरुद्दीन कुवाचा, और बख्तियार खिलजी। मतलब आप देख सकते हैं यार, पूरी मजबूती से बड़े बड़े सिपह सालार, पूरे अफगानिस्तान ईरान के क्षेत्र को छान लिया था इसने कि यार बदला तो लेना है, पृथ्वीराज चौहान से बदला तो लेना है हार का। मेरा बड़ा अपमान करा है, अपमान का बदला लेना है। उसने एक एक राज्य से, एक एक कबीले से जो सबसे बड़े बड़े इसको मिल सके, उन बड़े से बड़े सेना नायकों को चुन के लेके आया है। ये युद्ध होगा, और इस बार के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होगी। पृथ्वीराज चौहान हारेंगे। जब पृथ्वीराज चौहान हारेंगे तो कुछ इतिहासकार अलग अलग बातें कहेंगे।
अब हम उन इतिहासकारों को जान लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या वक्तव्य बोले हैं। ये क्वेश्चन आया है, ये तो बस कहानी थी। आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद में इतिहासकारों ने क्या बोला है, उस समय के इतिहासकार क्या क्या कहेंगे। तो एक इतिहासकार है हसन निजामी। पहला इतिहासकार लिखेगा आप, हसन निजामी। हसन निजामी। हसन निजामी पृथ्वीराज चौहान की हार के बारे में बोलेगा कि पृथ्वीराज चौहान जैसे ही हारा, सुनी समझने की कोशिश करना है, कई बार क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग इतिहास का अलग अलग कारण बता रहे हैं आपसे, ऐसे कारण दे देगा एक तालिका में, दूसरी तालिका में इतिहासकार के नाम दे देगा, आपको बताना रहेगा कि निम्न में से किस इतिहासकार ने कौन सी चीज बोली है। तो क्या बता रहा है, हसन निजामी बता रहा है कि पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तराइन के युद्ध में लड़ा, हारा और उसको तराइन के मैदान में ही मार दिया। मतलब युद्ध क्षेत्र में मारा, क्षेत्र में हत्या क्या कर दी, युद्ध क्षेत्र में हत्या कर दी, युद्ध क्षेत्र में उसकी हत्या कर दी गई। यह हसन निजामी बता रहा है। फिर दूसरा जो इतिहासकार है उसका नाम मिन्हाजुद्दीन सिराज। मिन्हाजुद्दीन सिराज बोल रहा है अपनी पुस्तक तबकात नासिरी नासिरी, ये भी क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा कि मिन्हाजुद्दीन सिराज की बुक का नाम क्या है। तो तबकात नासिरी बुक है। तबकात नासिरी बुक नसीरुद्दीन महमूद पे लिखी हुई है और दिल्ली सल्तनत का सबसे श्रेष्ठ शासक नसीरुद्दीन महमूद को तबकात नासिरी में मिन्हाजुद्दीन सिराज बताएगा। जब मैं आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा मैं तब ये भी बताता जाऊंगा ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है और इसमें कैसे घुमाया था, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इल्तुतमिश का उदाहरण देके फिर ये पूछा था कि आखिर में मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात नासिरी में सबसे श्रेष्ठ शासक किसको बताया है। तो लोगों ने इल्तुतमिश कर दिया था उसका आंसर, जबकि उसका आंसर था नसरुद्दीन महमूद शाह। आगे बढ़ते हैं। मिन्हाजुद्दीन सिराज बता रहा है कि यार युद्ध में नहीं मारा पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय शासन भी किया दिल्ली पर ही, मतलब गोरी के अंतर्गत शासन करा, पर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करी। जब उसने षड्यंत्र रचा तब उसकी हत्या कर दी गई। दोनों में अंतर है। मिन्हाजुद्दीन सिराज हसन निजामी उसी समय हत्या की बोल रहा है, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने बोला कि उस समय हत्या नहीं करी, बाद में हत्या करी है जब कुछ समय शासक भी बना रहने दिया। ये ज्यादातर इतिहासकार मानते भी हैं, इस चीज पर थोड़ा सा गौर करना। ये जो बाद में हत्या वाली बात है वो ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं। जो मध्यकालीन लेखक हैं सतीश चंद्रा, वो भी अपनी बुक, शायद उसका 5वां चैप्टर है जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो एक बार देखिएगा आप लोग। 5वें चैप्टर में वो बताते भी हैं कि जो यूपीएससी की बुक है सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत का इतिहास, वो बताएंगे कि पृथ्वीराज चौहान को शासन करने देता है। यही कारण है कि उसके जो सिक्के हैं उस समय के 1192 के बाद के, वहां पे एक तरफ सिक्के के एक और पृथ्वीराज देव लिखा हुआ है, राजदेव, और उसके दूसरी तरफ लिख रखा है मोहम्मद बिन साम। समझ पा रहे हो आप? एक तरफ पृथ्वीराज देव है, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिख रखा है। मतलब कहीं ना कहीं इसकी बात में थोड़ा दम नजर आता है मिन्हाजुद्दीन सिराज की कि हाँ शायद कुछ समय शासन करने दिया हो। अब जो तीसरे व्यक्ति हैं जो हमको बता रहे हैं, जिनके बारे में हमको थोड़ा जानना है, जिनकी कहानी बड़ी बड़ी रोचक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। वो व्यक्ति का नाम है, पहले ये हो गए, दूसरे ये हो गए, तीसरे व्यक्ति हैं चंद बरदाई। इनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो।
आप लोगों ने कई बार सुना होगा इस कहानी के बारे में, कई लोगों ने पढ़ी है, इस कहानी पे मूवीज बनी है, इस कहानी पे कई सारे नाटक बने हैं। तो वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। आखिर में कहानी क्या है, फिर हम बाद में जानेंगे कि ये कहानी कितने इतिहासकार सही मानते हैं, कितने इतिहासकार गलत मानते हैं। क्या होता है कि चंद बता रहा है कि जब पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया तो मोहम्मद गोरी उसको अपने साथ में गजनी लेके जाएगा, और गजनी ले जाने के बाद में उसको उसकी दोनों आंखें फुड़वा देगा कि तूने मेरा अपमान करा था, अब ये ले मैं तेरी दोनों आंखें फुड़वा देता हूं। जब गोरी पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फुड़वाएगा, और ये वाली बात जयचंद को पता चलेगी, जो ये जयचंद है ये भाट कवि है, चारणों जो भाट रहते हैं कवि है, मतलब ये राजाओं की प्रशंसा गीत गाता है, प्रशंसा के बारे में बोलता है कि राजाओं ने ऐसा ऐसा करा। अगर राजा ने एक शेर मारा हो, शेर का शिकार करा हो, तो वो बोलेगा कि राजा ने तो धरती का सबसे बड़ा शेर मारा था, वो शेर इतना खतरनाक था कि किसी को छोड़ता ही नहीं। मतलब बड़ी बड़ी प्रशंसाएं करता है, वो भाट होते हैं। प्लस उसका दोस्त भी है, इसका पृथ्वीराज चौहान का बहुत गहरा दोस्त है। कहानी कुछ ऐसी है कि जब पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेके जाएगा गोरी और उसको अंधा कर देगा, उसको जेल में बंद कर देगा, जब ये वाली बात चंद बरदाई को पता चलेगी तो चंद बरदाई भी पृथ्वीराज चौहान के पीछे पीछे जाकर और कहाँ चला जाएगा, गजनी जाएगा। गजनी में वो पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से मिलेगा और मोहम्मद गोरी को बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को पृथ्वीराज चौहान से मिलना है। मोहम्मद गोरी बोलेगा कि भाई क्यों मिलने दूं, ये कोई दोस्त थोड़ी है हमारा जो तुमको मिलने दूं, मेहमान थोड़ी है। वो बोलेगा कि ये आम आदमी नहीं है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के जैसा कोई धनुर्धर हुआ ही नहीं धरती पे, वो शब्दभेदी बाण चला सकता है। गोरी पूछता है शब्दभेदी बाण का मतलब क्या होता है, तो चंद बरदाई बताता है शब्दभेदी बाण का मतलब जो बिना आंखें के होते हुए भी बिना देखे ये 7 घड़ियाल छेद देगा। घड़ियाल मतलब जो आप मंदिरों में बजाते हैं ना जोर जोर से, है ना, उसमें आप कितनी जोर से बजाएं आपको कोई रोकता नहीं है। तो वो बड़ी अच्छी चीज थी, मैं बचपन में वही बजाना पसंद करता था। ऐसे 7 घड़ियालों को एक तीर से छेदेगा, वो भी बिना आंखों के। गोरी बोलता है कि यार आज सुबह से मैं ही मिला क्या तेरे को मजाक करने के लिए, मेरे से मजाक कर रहा है तू। चंद बरदई बोलता है कि बादशाह अगर मैं मजाक करूं, सुल्तान तो आप मेरी गर्दन काट देना, जो बोलोगे वो कर लेना। तो गोरी बोलता है कि ठीक है यार, रख लेंगे, आयोजन रखवा लेंगे। अब चंद बरदाई धीरे से पृथ्वीराज चौहान के पास में जाता है, उससे परमिशन मांगता है कि एक बार पृथ्वीराज चौहान को बोल दूं कि यार तेरे को ये करतब दिखाना है और यहाँ कल खेल का आयोजन होगा जिसमें तू पार्टिसिपेट करेगा और तेरे सामने 7 घड़ियाल रहेंगे और उसको तू छेदेगा। पृथ्वीराज चौहान एक कोने में पड़ा रहता है। पृथ्वीराज चौहान बड़ा दुखी है क्योंकि उसको पता है कि उसने गलती करी है। कई इतिहासकार बोलते हैं, जो चारण भाट हैं वो बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तराइन के युद्ध में इसलिए हार गया था क्योंकि मोहम्मद गोरी गाय लेके आया था सामने, और उसने क्षत्रिय धर्म का निभाते हुए गाय के आगे हथियार टेक दिए थे कि यार हम गाय के आगे हथियार नहीं उठा सकते। पर आज के जो इतिहासकार हैं या फिर जो धर्मार्थी लोग हैं वो मानते हैं कि यार उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद में भी तो कई गायें कटी, फिर उसके बाद में जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए तो उससे तो काट देता अगर आई भी थी सामने तो, है ना। मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। मेरी भी यही राय है कि कुछ भी होता हटाते करते, पर ये बचाने के लिए कोशिश करी है कि यार हार को कैसे डिफाइंड करें, है ना, क्योंकि सामने यहाँ 3 लाख की सेना लेके गए थे फिर भी इनकी हार हुई। पृथ्वीराज चौहान बड़ा दुखी है क्योंकि उसको पता है कि गलती उसकी है। गलती उसकी है कि उसकी योजनाएं सही नहीं रही, उसका ध्यान राजनीति में रहा ही नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया कि गोरी वापस से आएगा। इसलिए पृथ्वीराज चौहान जेल के कोने में बैठा हुआ है। चंद बरदई आएगा, पृथ्वीराज चौहान को आवाज देगा, पृथ्वीराज चौहान आवाज को पहचानेगा, चंद 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 ऐसे करके बोलेगा। दोस्त थे उसका चंद बरदई। चंद बरदई बोलेगा कि चंद मेरे को गले लगा लो। पृथ्वीराज चौहान चंद बरदई बोलेगा कि मैं माफ करना हुक्म, पर मैं आपको गले नहीं लगा सकता हूं क्योंकि सुल्तान ने मेरे को ये इजाजत नहीं दी है, उसने आपसे मिलने की इजाजत दी है, बस गले लगाना पॉसिबल नहीं है। फिर चंद बरदई बोलेगा कि हुक्म, मैंने उनसे वादा करा है कि आप तीर चलाओगे
और इन सबको बताओ कि गजनी के लोगों को कि आप शब्द विधि बाण चला सकते हो। पृथ्वीराज चौहान बोलेगा मैं अंधा हूं, अभी हार के आया हूं, मेरे साथी मेरे परिवार के लोग मर गए और तेरे को यहाँ खेल दिखाने से मतलब है। चंद बरदाई बोलेगा हुक्म आप भूलो मत, आप कौन हो? आपने चालुक्यों का दमन करा है, आपने चंदेलों को हराया है, आपने आसपास के राज्यों को जीता है, आप घेड़वाल की बेटी उठा के ले आए थे और कोई आपके सामने कुछ कर ना सका। बड़ी तारीफ करेगा पृथ्वीराज चौहान की और उनको बोलेगा कि बड़े बड़े अच्छे शब्द बोलेगा, वो मेरे मन को छुए हैं। आप लोगों को भी शायद समझ में आएगा कि वो पृथ्वीराज चौहान को चंद बरदाई मोटिवेट करने के लिए एक चीज बोलेगा कि मन हारे तो हार है, मन जीते तो जीत, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, सुन रहे मेरे मीत। मतलब अगर सच में आप मन से हार जाते हो ना, पहले हार मान लेते हो, तो आप जीतने वाले होते हो तब भी हार जाते हो। और अगर आपने मन से हार नहीं मानी और आप ये सोचते हो कि चलो जीत जाएंगे यार, अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, तब भी कुछ भी हो आपकी हार होना बड़ी मुश्किल होती है। तो बस यही चीज पृथ्वीराज चौहान, चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान को समझाएगा। अपने दोस्त को गले लगा लेगा सुल्तान के मना करने के बाद में भी। दोनों फूट फूट के रोएंगे, बड़ा दुख बताएंगे। फिर कुछ कान में चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के कहेगा। अगले दिन पृथ्वीराज चौहान मुस्कुराता हुआ आएगा, पूरा मैदान सजा हुआ है, गजनी के लोग आसपास बैठे हुए हैं कि यार ये कौन शासक है। मोहम्मद गोरी सामने ही सामने बैठा हुआ है, पूरा पांडाल सजा हुआ है, एक बड़ा सा स्टेडियम सजा हुआ है, यहां पे गोरी को बिठा रखा है सबसे ऊपर ऊपर। स्टेडियम देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे 7 घड़ियाल सजा रखे हैं लाइन से। यहां पृथ्वीराज चौहान को खड़ा कर रखा है। चंद बरदाई बोलता है कि सुल्तान, पृथ्वीराज चौहान जब तीर चलाएगा, जब आप आज्ञा दोगे, आप बोलोगे कि पृथ्वीराज तीर चला। पृथ्वीराज चौहान बोलता है कि पास में ही है कौन, चंद बरदाई और पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान चंद बरदाई को बोलता है कि मेरे लिए 2 तीर लिया। और चंद बरदाई बोलता है कि हुक्म, तीर सिर्फ एक ही मिलेगा। वो रावण और राम का उदाहरण बताएगा कि राम ने कैसे एक तीर से रावण की नाभि छेद दी थी और जो अमृत था वो निकाल दिया था और उसको खत्म कर दिया था एक तीर में। ऐसे ही आपको भी यही करना है। पृथ्वीराज चौहान खड़े होते हैं, जो वहां की मिट्टी होती है उसको सिर पे लगाते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं और दर्शक देख रहे होते हैं कि आखिर में क्या ये पॉसिबल है, एक अंधा व्यक्ति 7 घड़ियाल छेदेगा। तब चंद बरदाई बोलता है उसको, एक कविता सुनाता है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर सुल्तान है मत चूके चौहान। मतलब 4 बांस की दूरी है और उसके ऊपर अंगुल अष्ट प्रमाण 8 अंगुल और ऊपर, और 24 गज और हैं, 4 बांस 24 गज, फिर अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर सुल्तान बैठा हुआ है। जो उसकी सुल्तान की लंबाई है वो बता रहा है कि इतने पर सुल्तान बैठा हुआ है, मत चूके चौहान, पृथ्वीराज तू चूकना मत। फिर चंद बरदाई सुल्तान की तरफ इशारा करेगा कि सुल्तान अब आपका नंबर है, अब आपको बोलना है। सुल्तान पृथ्वीराज को बोलता है, ये पृथ्वीराज तीर चला। पृथ्वीराज ध्यान नहीं देता है, पृथ्वीराज को समझ में नहीं आता है कि किधर से आवाज आ रही है। जब सुल्तान को लगता है कि यार तीर क्यों नहीं चला रहा है, तो फिर से और चिल्ला के बोलेगा गोरी कि पृथ्वीराज तीर चला। पृथ्वीराज को दूरी ऊंचाई पहले ही चंद बरदाई बता दिया होता है। पृथ्वीराज का मुंह आगे की तरफ था, वो पीछे पलटाता है आवाज सुन के और अपनी पूरी शक्ति से तीर चलाता है। वो तीर मोहम्मद गोरी के सीने में जाके लगता है और मोहम्मद गोरी उसी समय प्राण को त्याग देता है। जब मोहम्मद गोरी प्राण को त्यागेगा तब जयचंद पृथ्वीराज को गले लगा लेगा, हुकुम हुकुम, हमने कर दिखाया, हमने दुश्मन को मार दिया। और अपने पास से एक छुरा निकालेगा और पृथ्वीराज चौहान के सीने में भोंक देगा। दुश्मन मार देते, आसपास घेरे हुए थे, गजनी का क्षेत्र था, भारत तो था नहीं, पृथ्वीराज चौहान की सेना भी नहीं थी, अकेले थे। दुश्मन के हाथों मरने से अच्छा तो अपने दोस्त के हाथों मरे। और पृथ्वीराज चौहान के जो सीने में छुरा घोंपेगा वो चंद बरदाई घोंपेगा
और उनको मारने के बाद में हुक्म क्षमा बोल के, क्षमा करना हुक्म, आपको मैंने मारा, फिर खुद के सीने में वही छुरा घोंप लेगा। और इस तरीके से ये जो कहानी है पृथ्वीराज रासो की वो खत्म होगी। अब ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि पृथ्वीराज चौहान की कहानी क्या है, चंद बरदई की पृथ्वीराज रासो क्या है। पर अब एज ए इतिहास का स्टूडेंट हमको ये जानना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं। अब हमारे यहां से क्वेश्चन है कि आखिर में, वैसे तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है क्योंकि विवादित विषय है। अगर कोई मना कर देगा कि ये सही नहीं है तो उसके ऊपर विवाद खड़ा हो जाएगा। बहुत लोग इसमें श्रद्धा रखते हैं कि ये कहानी सही है वगैरह, पर हम इतिहास की समझ रखना हमको जरूरी है। हम दोनों पक्षों को जानेंगे। मैं आप लोगों के सामने वकील हूं, आप लोग जज हो। आप लोग मेरे को कमेंट में बताना, आप लोग मेरे को, कि आप लोगों को लगता क्या है, वो भी सभ्यता पूर्वक। ऐसा नहीं कि यार दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू की इज्जत करते हुए। तो मेरे को आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या लगता है कि ये कहानी सच्ची है या झूठी है। क्योंकि कुछ तो तर्क हैं जो ये बताते हैं कि ये कहानी सच्ची नहीं है, ये पूरी तरीके से कोरी कल्पना है। तो एक रामचंद्र शुक्ल हैं जो साहित्यकार हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इनका नाम काफी बार सुना होगा आपने, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल साहब का कहना है, इनका ये कहना है कि ये कहानी पूरी पूरी झूठी है क्योंकि इसका जो व्याकरण है वो व्याकरण 11वीं शताब्दी का है ही नहीं, वो व्याकरण तो 16वीं शताब्दी का है। व्याकरण मतलब ये एक कविता है, पृथ्वीराज रासो एक कविता है, ध्यान रखिएगा, कहानी नहीं कविता। इसका जो व्याकरण है वो उस समय की रचनाओं से नहीं मिलता, 11वीं शताब्दी की 10वीं शताब्दी की, वो मिलता है 16वीं शताब्दी की रचनाओं से। प्लस एक ये कारण, दूसरा कारण, इसमें फारसी शब्दों का बड़ा उपयोग किया गया है। फारसी शब्दों का बहुत उपयोग मिलता है। इसका जवाब देते हुए एक पांड्या है इतिहासकार, पांड्या महोदय, उन्होंने कहा कि फारसी शब्द तो इसलिए मिलते हैं क्योंकि जो चंद बरदई है वो कहां का है, मुल्तान का है, इसलिए इसने फारसी शब्दों का उपयोग करा है। तो आप ऐसे मत बोलो कि फारसी शब्द मिलते हैं इसलिए कहानी झूठी हो जाएगी। पर कुछ और तर्क भी हैं। एक ये तर्क है कि इसमें जो सन लिख रखा है कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच जो युद्ध हो रहा है वो 1080 का है, जबकि मैंने आपको अभी पढ़ा है। और बाकी जो फैक्ट्स हैं, जो इतिहासकार हैं, जैसे एक इतिहासकार है जिसका नाम है जयानक, इसने लिखी है पृथ्वीराज विजय, इसने जो सन बताए हैं, बाकी जो अभिलेखों में सन मिलते हैं वो 1192 का मिलता है, जबकि ये बता रहा है कि 1080 में युद्ध हुआ, जो कि सही नहीं है। इसके अलावा भी जो बहुत बड़ा कारण है, इस पूरी रचना में तैमूर और चंगेज का जिक्र होना, तैमूर और चंगेज खान का जिक्र है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि तैमूर और चंगेज खान बहुत बाद के हैं, 13वीं शताब्दी के। ये 13वीं शताब्दी में आएंगे, तो आखिर में 13वीं शताब्दी के आदमी का काम 11वीं शताब्दी में कैसे पॉसिबल है? 11वीं शताब्दी में इनके नाम कर क्या रहे हैं 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी के बीच में? तो बस यही जो प्रश्न है वो खड़े करेंगे कि आखिर में सच्चाई है या झूठ है। एक व्यक्ति है जो ब्रिटिश अधिकारी थे, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, इनका बड़ा श्रेय है इस कहानी को आगे बढ़ाने में, क्योंकि इनकी एक बुक है जिसका नाम है एनल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड इक्विटीज
ऑफ राजस्थान। ये जहां तक मेरे को लगता है ये शायद देख लेंगे, इसका सन देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ना, कि किस सन में लिखी गई। आप मेरे को कमेंट करके भी बताना कि ये किस सन की बुक है, मेरे को भी पता चल जाएगा। उन्होंने बार बार इस घटना का वर्णन करा है, पृथ्वीराज रासो का वर्णन करा है, और उन्होंने बताया है कि एक तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत बताया, और इसको आखिरी हिंदू सम्राट कहा है, सम्राट। तो ये जो बार बार आखिरी हिंदू सम्राट जो पृथ्वीराज चौहान के लिए आप लोग बार बार सुनते हैं, वो किसका दिया हुआ है? तो वो कर्नल जेम्स टोड का दिया हुआ है। और अगर कभी प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का इतिहास किससे संबंधित है, तो आप कर्नल जेम्स टोड को बता सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा इतिहास लिखा है राजस्थान का, और उसमें कई सारी प्रामाणिकता में जरूर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, पर बहुत अच्छा है। अगर आप लोग चाहें तो बुक भी पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी है, मेरे को भी पढ़ना है, मैंने काफी सुना है इस बुक के बारे में। आप लोगों को यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब सारा प्रश्न आपके ऊपर है कि अगर आप लोग मानते हैं कि ये सच है तो मान सकते हैं, आप लोग नहीं मानते हैं, सच नहीं है तो नहीं माने। पर मैं चाहता हूं एक इतिहास के छात्र के रूप में, एक इतिहास के जानकार के रूप में, अगर आप थोड़ी बहुत भी इतिहास की समझ रखते हैं, तो मैं पर्सनली जानना चाहूंगा कि आखिर में आप लोगों की क्या राय है इस पे। आप लोग क्या लगता है कि आखिर में ये पृथ्वीराज रासो सच्ची है या झूठी है? हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो खत्म हुई, आगे क्या करने वाला है गोरी? तो देखिए, तराइन के युद्ध गोरी जीत चुका है। जब तराइन के युद्ध में गोरी जीता, तो ऐसा कहा जाता है कि जयचंद ने अपने पूरे महल में दिए जलवाए थे, और ये दिए शोक के नहीं थे, ये खुशी के दिए थे, जैसे दिवाली में तुम जलाते हो, हम जलाते हैं। तो क्या हो रहा है? और इसके हार के बाद में एक और घटना भी हो रही है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिर में संयोगिता का क्या हुआ। तो इसके दो प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण तो ये मिलता है कि कई लोग बोलते हैं कि संयोगिता को निर्वस्त्र करके मुसलमान सैनिकों के आगे डाल दिया जाता है कि लो तुम लोग जैसे चाहो वैसे करो। मतलब भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है, पर कई संस्कृतियां ऐसी है जहां पर महिलाएं अगर दूसरे धर्म की हो तो उसका सम्मान नहीं किया जाता है। तो आपको देखने को मिलेगा उस समय कि या तो एक धारणा तो यह है कि उसको निर्वस्त्र करके सैनिकों के आगे डाला, आगे फेंका। एक दूसरी धारणा यह है कि जब पृथ्वीराज चौहान हार गया तो अजमेर के किले में गोरी की सेनाएं प्रवेश करने की कोशिश करेगी। अजमेर का किला बहुत बहुत मजबूत था, तो जब वो नहीं जीत पाएगी, और उसके पास में खाई थी, उस खाई से जरूर जाने का रास्ता था, तो उस खाई को भरने के लिए लाशों का उपयोग करेगी गोरी की सेना। जब उससे भी कुछ नहीं होगा, तब संयोगिता और उसकी साथी जो महिलाएं थी वो जोहर कर लेगी। तो दूसरा यह है कि इन्होंने जोहर कर लिया था, जोहर किया था। अब इतिहासकार जाने कि असलियत में दोनों में से क्या घटना घटी थी, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। आप लोग थोड़ी रिसर्च करके मेरे को बताएं इन दोनों में से कौन सी घटना आपको ज्यादा सही लगती है, या कौन सी घटना हुई होगी। अब आगे क्या हो रहा है? मोहम्मद गोरी जीत गया है। मोहम्मद गोरी जीतने के बाद में एक युद्ध हो रहा है, चंदावर का युद्ध। का युद्ध, एक तरफ गोरी है और दूसरी तरफ कौन है? तो वही माफ कीजिएगा, वही जयचंद जिसने पृथ्वीराज चौहान की हार पे दिए जलाए थे। जयचंद इस युद्ध में हारेगा और गोरी उसकी हत्या करवा देगा। और ये जो चंदावर का युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है 1194 में। इसके बाद की कुछ घटनाएं हैं, जब इस पूरे उत्तर भारतीय क्षेत्र पे गोरी जीत जाएगा, तो इस क्षेत्र को इसका एक गुलाम है जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसको सौंप के आगे निकल जाएगा ये।
मैं आप लोगों को बताऊंगा जब गुलाम वंश पढ़ाऊंगा कैसे अलग अलग जने को अलग अलग चीजें बांटेगा। पर अभी बस इतना जानते रहिए कि ये अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप के फिर से गजनी चला जाएगा। गजनी में इसका फिर से एक युद्ध होगा। एक तरफ तो है ख्वारिज्म का शाह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन आया है, ख्वारिज्म का शाह वर्सेस गोरी। और इस ख्वारिज्म के शाह की एक उपाधि है सिकंदर द्वितीय। यही उपाधि बाद में कौन धारण करेगा? तो अलाउद्दीन खिलजी करेगा, जब मैं खिलजी को पढ़ाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी खुद को उपाधि देगा, मतलब बड़ा अलग किस्म का आदमी था, खुद को उपाधि देगा सिकंदर सानी, मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि खुद को देगा। इसने भी खुद को उपाधि दे रखी है, इसकी तो खैर उपाधि ही है द्वितीय सिकंदर की। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करी थी? तो आपको पता होना चाहिए ख्वारिज्म के शाह ने। ख्वारिज्म के शाह और गोरी के बीच में युद्ध होगा, गोरी की हार होगी और ख्वारिज्म का शाह जब जीत जाएगा तो एक जाति है खोखर, ये खोखर हिंदू हैं, ये खोखर जाट है, ये जाटों की जाति है खोखर, जो ज्यादातर उस समय जाट हुआ करते थे। अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मध्यकाल में इन सुल्तानों को परेशान किसने करा है ना, जो प्रारंभिक आक्रमणकारी हैं, अरब हुए, तुर्क हुए, उनको सबसे ज्यादा परेशान किसने करा? इतना ज्यादा इनको तंग करके रख दिया, ये लूट के लेके जाते हैं यहाँ के शासकों को हरा के, और खोखर इनको फिर से लूट लिया करते। तो मेरा आंसर खोखर होगा। ये खोखरों ने इनको बहुत परेशान करा। ये खोखर हिंदू थे, इन हिंदुओं ने अफवाह फैला दी खोखर ने कि जब ये युद्ध का नाम है अंध खुद का युद्ध, ये भी ध्यान में रखिए, इस युद्ध का नाम है अंध खुद का युद्ध। इस युद्ध में गोरी हारा, ख्वारिज्म का शाह जीता, और खोखरों ने अफवाह उड़ा दी कि गोरी तो मर गया। मतलब यार, किसी की मौत की अफवाह उड़ाओगे तो बुरा तो लगेगा। गोरी को बड़ा बुरा लगा यार। मेरे दोस्त के से देखा था कि एक दूसरे दोस्त ने आई मिस यू करके और उसका फोटो लगा दिया था, तो वो जो दूसरा दोस्त था उससे बड़ा नाराज हो गया था, उसने बात करना ही बंद कर दी थी, क्योंकि लोग उससे पूछने लग गए थे कि 2 दिन पहले तो हमने देखा उसको, तो आई मिस यू क्यों लिख रहा है और वो रोने वाली इमोजी क्यों डाल रहा है? तो होता है फिर, वो ये तो दुश्मन है, तो ये कैसे सहन करेगा कि मेरी मौत की अफवाह उड़ा दी। तो 1200, ये है 1205 का युद्ध। 1206 में मोहम्मद गोरी का आखिरी अभियान हो रहा है, वो रहा खोखरों के खिलाफ। खोखरों के खिलाफ आखिरी अभियान करेगा ये, खोखरों को बड़ी मार लगाएगा, पर खोखर मानने वाली जाति थी ही नहीं। एक दिन गोरी नमाज पढ़ रहा होता है शाम की, जिसको मगरिर की नमाज बोलते हैं। ये शाम की नमाज है। तब कुछ शिया, खोखर प्लस शिया, ये मिलके आएंगे और नमाज पढ़ते में इसकी गर्दन काट देंगे। इतिहासकार बोलते हैं कुछ कट्टरपंथियों ने मारा था, पर ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि वो कट्टरपंथी कोई और नहीं थे, ये हिंदू कट्टरपंथी खोखर थे, जो अपने धर्म के प्रति बड़े अड़ग थे। उनको पता था कि यार इसने कितने अत्याचार करे हिंदुओं पे, उसका बदला लेने के लिए खोखरों ने प्लस शिया, क्योंकि ये सुन्नी था गोरी और शियाओं से बड़ी नफरत करता था, तो इन दोनों ने मिलकर बदला लिया है गोरी से। और गोरी जिसने पृथ्वीराज को हराया और उसकी हत्या करी, जिसने संयोगिता और ना जाने कितनी माता बहनों के साथ में जुर्म करे, उसका बदला खोखर ले रहे हैं। और इसको नमाज पढ़ते समय, धर्म जो इसका धर्म को जिसको मानता है उसको निभाते समय मार दिया, इसकी गर्दन काट के अलग कर दी नमाज पढ़ते पढ़ते ही। ये घटनाएं हुई, मैं आप लोगों को बताऊंगा, शायद आपको जान के अच्छा लगा होगा। कहानी है, बस कहानी को जानते रहिए। ऐसे ही मोहम्मद गोरी की कहानी खत्म होगी, मोहम्मद गोरी मर जाएगा। उसके बाद में ये जो गुलामों को छोड़ के गया, मोहम्मद गोरी का एक शब्द है बड़ा अच्छा है, वो चीज मुझको मोहम्मद गोरी की बड़ी अच्छी लगी कि मोहम्मद गोरी बोलेगा कि जो मेरे दास है वही मेरे उत्तराधिकारी हैं, वही मेरे पुत्र हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि दासों को अपना पुत्र किसने बताया, तो आप लोग बताइएगा कि किसने बताया। गोरी ने बताया कि यार
जो मेरे दास है वही मेरे पुत्र हैं, वही मेरे उत्तराधिकारी भी होंगे। तो ऐसे ही मोहम्मद गोरी मरने के बाद में अपने क्षेत्र को अलग अलग लोगों, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दोज, नसरुद्दीन कुवाचा, बख्तियार खिलजी को बांटेगा। मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बख्तियार खिलजी नालंदा को उजाड़ के रख देगा। मैं उसकी भी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे कैसे बीमार हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए वैद दवा देगा, उस दवा से वो ठीक होगा। फिर भी जिस जिस विद्यालय से दवा आई थी उस विद्यालय को जला के राख कर देगा। इतनी पुस्तकें थी कि 6 महीने तक जलता रहा। आपको बताऊंगा कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक भी आसपास के क्षेत्रों को जीतेगा। बस आप साथ में जुड़े रहिए और कंटिन्यू पढ़ाई को अपने जारी रखिए। मैं आप लोगों से सिर्फ 2 ही चीज चाहता हूं कि एक तो आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखें पढ़ते में, दूसरा नोट्स बनाएं और तीसरी चीज रिवीजन करें। अगर आप ये सब काम करते हैं तो मुझको पूरी तरीके से लगता है कि ये जितने मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताता हूं वो शायद ही उससे कुछ बाहर जाए, क्योंकि ये सब चीजों का निचोड़ है, इसके बाहर कुछ आने जैसा होता ही नहीं है। आप चाहें तो ओल्ड पेपर्स या किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग के आप उस कोचिंग के नोट्स को देख सकते हैं, इसके बाहर शायद ही कुछ होगा। एक मेरी दिली इच्छा थी कि मेरे वीडियोस पे व्यूज तो बहुत ज्यादा हैं, पर मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो सच में अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं तो मैं जो आप लोगों को पूछता हूं क्वेश्चन उसके जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक करना। वैसे मैं बोलना पसंद नहीं करता हूं इस चीज को, पर मेरे को पर्सनली पता चले कि ऐसा तो नहीं है कि यार मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, उससे मेरे को ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ और मैं इसको और अच्छे से आगे जारी रखूं। थैंक यू सो मच।